Hi everyone, my name is Sanjeev and welcome to Decode AIML YouTube चैनल। आज हम लोग DSA का लेक्चर नंबर 2 देखने वाले हैं, इंट्रोडक्शन टू DSA। हम लोग देखेंगे DSA क्या होता है, हमें DSA सीखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, DSA इंटरव्यूज़ के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, डेटा स्ट्रक्चर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे, एल्गोरिथम्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये सीरीज फॉलो करते हो तो चाहे मशीन लर्निंग का डीएसए राउंड हो, चाहे वो एसडी का डीएसए राउंड हो, अगर आप पाइथन में कंफर्टेबल हो तो आप इस सीरीज के हेल्प से किसी भी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। हमने खुद किया है और हम आपको गाइड करने वाले हैं कि कैसे क्रैक किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इंट्रोडक्शन टू डीएसए। डीएसए का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो डीएसए में हम लोग दो टॉपिक्स पढ़ते हैं, समझते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होता है, एल्गोरिथम्स क्या होता है। ठीक है, तो डीएसए इन्वॉल्व्स यूजिंग डेटा स्ट्रक्चर्स टू स्टोर एंड एक्सेस डेटा एंड अप्लाइंग एल्गोरिथम्स टू सॉल्व प्रॉब्लम इफिशिएंटली। ठीक है, तो डीएसए में इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में 2 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला हमें एक डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करना होता है, ठीक है, और दूसरा एल्गोरिथम डिसाइड करना होता है। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बेस्ड अपॉन द ट्रेड ऑफ टाइम स्पेस, है ना, ये सारे ट्रेड ऑफ को देखते हुए हम एक प्रॉपर डेटा स्ट्रक्चर सिलेक्ट करते हैं, है ना। बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं लाइक एरे, लिंक्ड लिस्ट, है ना, ट्री, ग्राफ, सेगमेंट ट्री, फेनविक ट्री, ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि कोई जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना तो उसमें बहुत सारे अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन आवर यूज केस, बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, कौन सा एल्गोरिथम हमारे यूज केस के लिए बेटर होता है ना, तो उसको हम लोग सेलेक्ट करते हैं, एक डेटा स्ट्रक्चर को सिलेक्ट करते हैं और ये दोनों को कंबाइन करके हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम लोग यहाँ पे पाइथन में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम ये दोनों के हेल्प से हम लोग कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जो डीएसए का जो सीरीज आने वाला है इसमें हम लोग कोर्स को स्ट्रक्चर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को अच्छे से समझेंगे, इसको हम लोग बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, ये थोड़ा टफ होगा स्टार्ट में समझना, लेकिन जब हम स्टेज नंबर 2, 3 और 4 जब देखेंगे तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो इसको हम लोग बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये ज़रूरत क्यों होता है, क्योंकि टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, क्या डिसाइड कर सकते हैं, बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर एंड बेस्ड एल्गोरिथम, है ना। किसी भी प्रॉब्लम को, है ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, A1, A2, A3, A4, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स भी हो सकते हैं, D1, D2, D3, D4। तो बेस्ड अपॉन आवर रिक्वायरमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो डिसाइड होता है ना, ये होता है बेस्ड अपॉन टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर आपका टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसको आप अच्छे से समझते हो और इसका यूज़ करते हो, तो आपको इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा एज मिलने वाला है कंपेयर टू आपके कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, स्टेप नंबर 1 में जब हम लोग मास्टरी कर लेंगे टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे स्टेप नंबर 2, जिसमें हम लोग देखेंगे डेटा स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग बहुत ही डिटेल में देखेंगे, समझेंगे, और उसके साथ साथ उसको हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक चीज़ और करेंगे जो कि आप जनरली आप कहीं आपको नहीं मिलेगा, हम लोग कंपेयर करेंगे। हम लोग हर एक डेटा स्ट्रक्चर जो पढ़ेंगे उसको हम लोग कंपेयर करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर। ठीक है, कि कौन से सिनेरियो में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करना अच्छा होता है। और ये जब हम लोग ये डेटा स्ट्रक्चर को सब समझेंगे डिटेल में, तो उसके लिए हम लोग कुछ छोटे छोटे स्मॉल एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है,
स्मॉल एग्जाम्पल्स लेंगे, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग एल्गोरिथम में आएंगे तो एल्गोरिथम में हम लोग चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। और वो सारे एल्गोरिथम को हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे, सारे एल्गोरिथम को हम लोग पाइथन में इम्प्लीमेंट करेंगे और कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग स्टेप नंबर 2 और स्टेप नंबर 3 ये दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रॉब्लम प्रैक्टिस इन पाइथन। क्यों इसको बाद में देखेंगे? क्योंकि एक प्रॉब्लम में मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो सकते हैं, है ना, मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर्स यूज हो सकते हैं और मल्टीपल एल्गोरिथम्स यूज हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल एल्गोरिथम्स का यूज हो सकता है। तो एक बार जब हमें सारा आइडिया हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स का, उसके बाद हम लोग अच्छे से प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जो कि इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, लाइक गूगल हो गया, है ना, गूगल, एनवीडिया, सैमसंग, ये सारे कंपनीज़ के इंटरव्यू क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना, क्वालकॉम। तो सारे क्वेश्चन हम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉन्सेप्ट में क्या, डीएसए के कॉन्सेप्ट और जो प्रॉब्लम्स होते हैं, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डीएसए, इसको मैं सेग्रीगेट करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इसको मैं अच्छे से कवर करूँ और उसके बाद मैं बहुत सारे प्रॉब्लम्स करूँ और बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा कर के करूँ। मैं सारे प्रॉब्लम्स को इतने डेप्थ में एक्सप्लेन करूँगा और इतने ट्रिकी क्वेश्चंस करेंगे और उतने इजी तरीके से करेंगे कि आपको इंटरव्यू का जो फियर होगा वो ख़त्म हो जाएगा। तो ये हमारा अप्रोच रहने वाला है पूरे कोर्स में, ठीक है। तो अब हम लोग ये समझते हैं कि किसी प्रॉब्लम में डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दोनों का क्या रोल होता है और कैसे काम करता है, उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो आप सपोज करो एक प्रॉब्लम दिया जाता है, ठीक है, आपके पास नंबर्स हैं और आपको ये चेक करना है कि वो नंबर, कोई नंबर x उस लिस्ट में या उस एरे में जिस डेटा स्ट्रक्चर में आप उसको स्टोर करते हो उसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो उस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं? लाइक अगर आप ये देखो कि नंबर्स एक मेरे पास एरे है ना, और एक्स जो है वो मेरा टारगेट है, मुझे चेक करना है कि नंबर एग्जिस्ट करता है या नहीं, ठीक है। तो मैं एक फंक्शन लिखता हूँ, डेफ करके फंक्शन लिखते हैं पाइथन में, लीनियर सर्च, जो कि एक नंबर जो मेरे पास लिस्ट है वो इनपुट लेता है और ये एक्स लेता है, एक्स जो कि टारगेट मुझे चेक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या अप्रोच मेरा ये है कि मैं हर एक ये जो नंबर्स जो लिस्ट है ना, लिस्ट कंटेनर, उसमें मैं हर एक आइटम में आइट्रेट करता हूँ। नंबर्स जो होता है वो आइट्रेबल होता है, पाइथन में नंबर्स एक आइट्रेबल होता है और उसको आप फॉर लूप के हेल्प से उसको आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आप आइट्रेट करोगे तो हर एक आइट्रेशन में नंबर्स का एक एक एलिमेंट करके वैल्यू में आ जाएगा और आप चेक करोगे कि वो वैल्यू एक्स के बराबर है या नहीं, ठीक है। और अगर वो बराबर है तो आप सीधे ट्रू रिटर्न कर दोगे, कोड को वहीं पे ब्रेक कर दोगे। और अगर ये पूरे फॉर लूप रन होने के बाद भी एक बार भी वैल्यू एक्स से इक्वल नहीं होता है तो फिर आप फॉर लूप से बाहर आके और फिर आप फॉल्स रिटर्न कर दोगे कि जो नंबर एक्स है वो नंबर्स एरे में या लिस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो लीनियर सर्च जब मैं कॉल करूँगा ना विद द हेल्प ऑफ नंबर्स लिस्ट और एक्स एज ए टारगेट, तो इज फाउंड में वो स्टोर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लीनियर सर्च जो है वो एक बूलियन रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स। तो अगर वो नंबर मुझे मिल जाता है तो इज फाउंड जो होगा वो ट्रू हो जाएगा और अगर वो नहीं मिलता है तो इज फाउंड हो जाएगा क्या, फॉल्स, ठीक है। और एक बार जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर हम लोग इधर आ जाएंगे कि इज फाउंड ट्रू है। ट्रू है इसका मतलब ये हुआ कि नंबर मुझे मिला है, देख सकते हो, है ना, नंबर मुझे मिल चुका है तो मैं रिटर्न कर दूंगा नंबर एग्जिस्ट या फिर प्रिंट कर दूंगा नंबर एग्जिस्ट। और अगर इज फाउंड फॉल्स होता है ना तो मैं प्रिंट कर दूंगा, यहाँ पे ऐसे हो जाएगा एल्स, प्रिंट कर दूंगा नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने एक छोटा सा इजी सा प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, सर्च फॉर ए नंबर एक्स। तो अगर आप ये प्रॉब्लम देखते हो तो यहाँ पे जो डेटा स्ट्रक्चर मैंने यूज़ किया है वो लिस्ट है, ठीक है। मैंने डेटा जो यूज़र का डेटा था उसको मैंने लिस्ट में स्टोर किया है, ठीक है, इसको मैंने लिस्ट में स्टोर किया है तो ये डेटा स्ट्रक्चर्स हो गया, ठीक है। और सर्च करने के लिए जो एल्गोरिथम मैंने यूज़ किया उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का क्या मतलब होता है कि जो डेटा स्टोर है ना उसमें आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हो और हर एक एलिमेंट या हर एक आइटम को चेक करते हो कि क्या वो नंबर या क्या वो आइटम एक्स के इक्वल है।
अगर वो इक्वल हो जाता है तो आप रिटर्न कर देते हो ट्रू, और अगर इक्वल नहीं होता है तो आप रिटर्न कर देते हो फॉल्स, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर सर्च, ठीक है। ये एल्गोरिथम को हम लोग देखने वाले हैं अच्छे से, ठीक है। जब हम लोग देखेंगे एल्गोरिथम्स, तो लीनियर सर्च जो है इज़ वन ऑफ द एल्गोरिथम जो कि हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, बेस्ड अपॉन द सिनेरियो एंड बेस्ड अपॉन द यूज केस हम लोग अलग अलग एल्गोरिथम यूज कर सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे जो नंबर्स था या जो आइटम्स था वो सॉर्टेड नहीं था, है ना। सॉर्टेड मतलब ये होता है या तो वो असेंडिंग ऑर्डर में हो, उसको सॉर्टेड बोलेंगे, या फिर टोटली डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको हम लोग बोलेंगे रिवर्स सॉर्टेड, ठीक है। तो अगर नंबर सॉर्टेड नहीं था तो आप लीनियर सर्च से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप सिनेरियो ऐसा समझो कि नंबर जो है वो सॉर्टेड था, तो अगर नंबर सॉर्टेड होता तो हम लोग यहाँ इसके जगह पे लीनियर जगह पे हम लोग बाइनरी सर्च यूज कर सकते थे, ठीक है। बाइनरी सर्च यूज कर सकते थे। तो आप देख सकते हो कि बेस्ड अपॉन द सिनेरियो, यूज केस, है ना, और कंडीशन में अलग अलग एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रॉब्लम के लिए मैंने नंबर्स को लिस्ट में स्टोर किया, है ना। मैं नंबर्स को लिस्ट के जगह पे मैं टपल में भी स्टोर कर सकता था, ठीक है। टपल में भी स्टोर कर सकता था, ठीक है। मैं नंबर्स को लिस्ट की जगह पे सेट में भी स्टोर कर सकता था। नंबर्स जो यूज़र इनपुट देने वाला था उसमें अगर डुप्लीकेट्स नहीं होते तो मैं लिस्ट की जगह पे सेट यूज कर सकता था पाइथन में, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन सिचुएशन अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं और अलग अलग एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर्स का अलग अलग स्पेस कंज्यूम करता है और अलग अलग टाइम कंज्यूम करता है, ठीक है। अगर कोई डेटा स्ट्रक्चर है, अगर आप उसमें कुछ वैल्यू ऐड करना चाहते हो तो उसमें कुछ टाइम लगेगा, 1 मिली सेकेंड, 0.1 मिली सेकेंड, ऐसे करके टाइम लगेगा सेव करने में, सर्च करने में, है ना, डिलीट करने में, इंसर्ट करने में। हर एक ऑपरेशन अगर किसी डेटा स्ट्रक्चर पे करते हो, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी, तो अलग अलग डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग टाइम लगता है, ठीक है। तो बेस्ड अपॉन हमारा क्या रिक्वायरमेंट है हम लोग उसके हिसाब से डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हर एक डेटा स्ट्रक्चर में अलग अलग ऑपरेशन के लिए अलग अलग टाइम लगता है और हर एक डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने के लिए अलग अलग स्पेस लगता है, ठीक है। कुछ डेटा स्ट्रक्चर को स्टोर करने में ज़्यादा स्पेस लगता है, कुछ में कम स्पेस लगता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग देखने वाले हैं और एल्गोरिथम में हम लोग देखने वाले हैं कि बेस्ड अपॉन हम लोग कौन सा एल्गोरिथम यूज़ कर रहे हैं। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम होता है एक अप्रोच ऑफ सॉल्विंग ए प्रॉब्लम, ठीक है। तो अलग अलग एल्गोरिथम अलग अलग टाइम लेता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लीनियर सर्च यूज़ कर रहे हैं, तो मान लो अगर मेरे पास 20 एलिमेंट है, ठीक है, 20 एलिमेंट है और हर एक एलिमेंट को एक्सेस करने में मेरे को 1 मिली सेकेंड लगता है, तो लीनियर सर्च में मेरे को 20 मिली सेकेंड लगेगा। लेकिन वहीं पे जब हम लोग बाइनरी सर्च यूज़ करेंगे ना, बाइनरी सर्च, ठीक है, तो वहाँ पे मेरे को लगेगा 1 मिली सेकेंड इंटू लॉग ऑफ 20। ये कैसे लगेगा इसको हम लोग देखेंगे। तो आप देखोगे बाइनरी सर्च में कम टाइम लगता है कंपेयर टू लीनियर सर्च, ठीक है। लेकिन बाइनरी सर्च में जो एरे होगा या जो लिस्ट होगा, जो डेटा होगा, वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सॉर्टेड नहीं है, इसलिए हम लोग बाइनरी सर्च यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख रहे हो ना, एक प्रॉब्लम को हम लोग कितने तरह से सोच सकते हैं, ठीक है। तो वही है डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स क्या होता है कि किसी प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लाइक अगर मुझे बैंगलोर से मेरे को पटना जाना है, ठीक है, तो क्या क्या अप्रोच से मैं जा सकता हूँ, ठीक है। बैंगलोर से पटना जाना इज़ ए प्रॉब्लम, इसको हम लोग कितने तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बैंगलोर से पटना मैं फ़्लाइट से जा सकता हूँ, बैंगलोर से पटना मैं ट्रेन से जा सकता हूँ, बैंगलोर से पटना मैं पैदल जा सकता हूँ, बैंगलोर से पटना मैं खुद का 4 व्हीलर से जा सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारे सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन बेस्ड अपॉन सिचुएशन मैं बेस्ट अप्रोच सेलेक्ट करूँगा। अगर मेरे पास इनफ पैसे हैं और मेरे पास टाइम का बहुत ज़्यादा दिक्कत है तो मैं फ़्लाइट चूज़ करूँगा, ठीक है। मान लो अभी कोविड का टाइम चल रहा है और बहुत ज़्यादा लॉकडाउन वाला सिनेरियो है, गाड़ियाँ नहीं चल रही है, फ़्लाइट नहीं चल रही है, तो इन दैट केस मैं खुद के गाड़ी से जाऊँगा, खुद के कार से जाऊँगा। मान लो प्राइवेट व्हीकल भी अलाउड नहीं है, तो इन दैट केस मैं पैदल जाऊँगा, क्योंकि दैट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट। तो देख रहे हो, बेस्ड अपॉन सिनेरियो मेरा जो बैंगलोर से पटना जाने का तरीका है ना, बैंगलोर से पटना जाने का जो तरीका है वो चेंज हो रहा है बेस्ड अपॉन यूज केस, बेस्ड अपॉन द सिचुएशन, ठीक है। तो ये लॉन्ग स्टोरी का शॉर्ट ये है
कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट करते हैं और बेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट करते हैं, बेस्ड अपॉन सिचुएशन, बेस्ड अपॉन प्रॉब्लम, बेस्ड अपॉन ट्रेड ऑफ, बेस्ड अपॉन रिक्वायरमेंट, ठीक है। और बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर और बेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट करने के लिए आपको सारे डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होना चाहिए, सारे एल्गोरिथम का आइडिया होना चाहिए। जब आपको हर एक डेटा स्ट्रक्चर का आइडिया होगा तभी तो आप बेस्ट डेटा स्ट्रक्चर सेलेक्ट कर सकते हो, और जब सारे एल्गोरिथम का आइडिया होगा तभी तो आप बेस्ट एल्गोरिथम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम। हम लोग इसमें यही करने वाले हैं, हम लोग सारे डेटा स्ट्रक्चर देखेंगे, सारे एल्गोरिथम देखेंगे और सोचेंगे कि कौन सा एल्गोरिथम किस सिचुएशन में अच्छा काम करता है। उसके बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स क्यों करने वाले हैं, बहुत सारे क्यों करने वाले हैं, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट लिमिटेड होता है। अगर आप एल्गोरिथम में बोलो तो देयर आर मैक्सिमम 40 to 50 कॉन्सेप्ट, लेकिन आइडेंटिफाई करना, पैटर्न फाइंड करना कि किस प्रॉब्लम को किस एल्गोरिथम से सॉल्व करना है ना, पैटर्न फाइंड करना, ये जो होता है ये प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस हम लोग स्टेज 4 पे करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम करेंगे और उस प्रॉब्लम से हम लोग कॉन्सेप्ट या पैटर्न फाइंड करेंगे कि इसको बेस्ट अप्रोच कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट करना कोई बड़ा बात नहीं है, आप उसको लाइब्रेरी से एक लाइन में कर सकते हो, लेकिन बाइनरी सर्च कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके लिए हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे जिससे आप पैटर्न आइडेंटिफाई करोगे। कभी भी किसी भी इंटरव्यू में क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं पूछे जाते हैं, वो आपको अलग अलग नए नए प्रॉब्लम्स देते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कॉन्सेप्ट कोई भी नया नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स हो सकते हैं। तो ये डिसाइड करना कि कौन सा अप्रोच या कौन सा प्रोग्राम बेस्ट है, कौन सा बेटर है उस सिचुएशन में, ठीक है। व्हाट इज़ ए बेटर प्रोग्राम, इसको डिसाइड करने के लिए, ठीक है, हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं। तो ए प्रोग्राम विच टेक्स लेस मेमोरी एंड लेस टाइम इज कंसिडर्ड एज ए बेटर प्रोग्राम कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स, ठीक है। वो प्रोग्राम जो कम मेमोरी ले और कम समय ले कंपेयर टू अदर प्रोग्राम्स, उस प्रोग्राम को हम लोग बोलेंगे बेटर प्रोग्राम, ठीक है। प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम जो होता है वो इम्प्लीमेंटेशन होता है। प्रोग्राम क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो सबसे पहले आप एल्गोरिथम सोचते हो, उसके बाद उसका प्रोग्राम लिखते हो, ठीक है। तो जो प्रोग्राम कम मेमोरी ले और कम समय ले उसको हम लोग बोलेंगे बेटर प्रोग्राम है, ठीक है। अब ये फाइंड कैसे करेंगे कि कौन सा प्रोग्राम कम मेमोरी ले रहा है, कौन सा प्रोग्राम कम समय ले रहा है, ठीक है। तो इसको फाइंड करने के लिए हाउ टू फाइंड हाउ मच स्पेस एंड टाइम ए प्रोग्राम इज टेकिंग, इसको फाइंड करने के लिए हम लोग दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। पहला है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। पहला क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना स्पेस लेने वाला है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हेल्प से हम लोग ये देखते हैं कि कौन सा प्रोग्राम कितना टाइम लेने वाला है, ठीक है। स्पेस, टाइम और प्रोग्राम अच्छा वो होगा जो कम मेमोरी ले, है ना। स्पेस क्या हो, कम हो, और कम टाइम ले, टाइम क्या हो, कम हो, ठीक है। तो ये बेटर प्रोग्राम टेक्स लेस मेमोरी इन रैम। मेमोरी कहाँ लेगा, रैम में लेगा, हार्ड डिस्क में नहीं लेगा। प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है तो मेमोरी रैम में लेता है, हार्ड डिस्क में नहीं लेता है, ठीक है। तो लेस मेमोरी इन रैम मतलब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए, और लेस टाइम फॉर एग्जीक्यूशन मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होना चाहिए। तो ठीक है, तो हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए देखते हैं और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए देखते हैं ताकि ये डिसाइड कर सके कि हमारे पास जो भी पॉसिबल अप्रोच या सॉल्यूशन है उसमें से बेटर अप्रोच कौन सा है, बेटर एल्गोरिथम कौन सा है, और उसके हिसाब से हम लोग बेटर प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज़ वाई बी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। जब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो आप क्या करते हो, एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप प्रोग्राम लिखते हो, राइट। आप क्या करते हो, आप प्रोग्राम लिखते हो। तो प्रोग्राम जब लिखोगे तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो होगा जो ऑप्टिमल प्रोग्राम लिखे। ऑप्टिमल का मतलब लेस टाइम और फिर लेस मेमोरी, है ना। तो दैट इज़ वाई वी लर्न डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम, एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक इन ऑल द इंटरव्यू। चाहे आप बड़ी कंपनी का दो, एनवीडिया, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फ्लिपकार्ट, ऑरेकल, क्वालकॉम, ठीक है। चाहे आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, कैप, जिमनाई, ये सारे कंपनीज का इंटरव्यू दो, दिस इज द ओनली लॉजिक कि क्यों दे लाइक डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो अगर आप ये देखो कि प्रोग्राम 1 है, ठीक है, प्रोग्राम 1
यहाँ पे 10 मिली सेकेंड टाइम ले रहा है और 20 KB स्पेस ले रहा है, ठीक है। 20 KB स्पेस ले रहा है। KB को हम लोग बोलते हैं किलो बाइट, ठीक है, KB, है ना। तो KB होता है 10⁻³ है ना बाइट, और एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं, ठीक है। तो 8 बिट्स इंटू 10⁻³ इतने बिट्स हो जाएंगे, ठीक है। ये कन्वर्जन कैसे होता है आप इसके लिए GPT यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसको मैं इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा। P2 जो होगा वो 10 मिली सेकेंड लेगा और 10 KB स्पेस लेगा, ठीक है। तो बेटर प्रोग्राम वो होगा जो लेस क्या होगा, जो लेस मेमोरी ले, है ना, और लेस टाइम ले एक्सिक्यूट करने के लिए, ठीक है। तो देखोगे कि यहाँ पे टाइम सेम है तो मेमोरी कम किस में है, P2 में कम है। तो हम लोग बोलेंगे P2 जो होगा वो एक P2 इज़ बेटर प्रोग्राम देन P1। क्लियर है ना। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 पे। तो P1 जो है वो 10 मिली सेकेंड लेता है, 50 KB स्पेस लेता है। P2 जो है वो 15 मिली सेकेंड टाइम लेता है और 50 KB स्पेस लेता है। तो आप देखोगे कि दोनों में जो स्पेस है ना वो सेम है। तो जब स्पेस सेम है तो हम लोग टाइम देखेंगे। तो P1 में जो है वो 10 मिली सेकेंड लग रहा है, P2 में 15 मिली सेकेंड लग रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि P1 जो है इज़ ए बेटर, P1 क्या है, एक बेटर प्रोग्राम है देन P2, ठीक है। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। तो हमने देखा था डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम जो होते हैं वो DSA का मेन कंपोनेंट होते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा सो दैट इट कैन बी यूज्ड एफिशिएंटली, ठीक है। तो हमने ये चीज़ों को समझा था अच्छे से, है ना, कि डेटा स्ट्रक्चर इज ए वे ऑफ स्टोरिंग डेटा। आप कहाँ स्टोर करते हो डेटा को, रैम में स्टोर करते हो, जिससे कि क्या होता है, इंसर्शन, है ना, या फिर डिलीशन या अपडेशन, या फिर इसको एक्सेस करना, या इसको बोल सकते हो रीड करना, है ना। ये क्या हो, वो ऑप्टिमल टाइम लेता हो, ठीक है। वो चीज़ें इफिशिएंटली एक्सेस कर सकते हैं। इफिशिएंटली एक्सेस करने का मतलब होता है कम टाइम ले एक्सेस करने में, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी स्टडी डेटा स्ट्रक्चर्स, कि आप चीज़ों को कंपेयर कर सको बेस्ड अपॉन द प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारे डेटा स्ट्रक्चर्स कवर करने वाले हैं, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे एरे से, ठीक है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स है, ये इंडिपेंडेंट होते हैं। डेटा स्ट्रक्चर जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप बोलोगे अरे आप तो पाइथन में पढ़ा रहे हो तो यहाँ पे एरे कैसे है, नहीं। तो ये सारे क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट है, ये सारे पाइथन के इम्प्लीमेंटेशन है, ये इन जनरल डेटा स्ट्रक्चर्स है, ठीक है। एरे को पाइथन में लिस्ट के फॉर्म में इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है। अलग अलग चीज़ों को, अलग स्टैक को भी हम लोग लिस्ट से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ठीक है। तो हैश टेबल को हम लोग क्या कर सकते हैं, मैप से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है। ये सारे डेटा स्ट्रक्चर पाइथन के नहीं है, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं डेटा स्ट्रक्चर्स के। इसको हम लोग पहले समझेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि पाइथन क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है ये सारे डेटा स्ट्रक्चर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। ये पॉइंट का आप ध्यान देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एरे, उसके बाद लिंक लिस्ट, स्ट्रिंग, स्टैक, क्यू, हैश टेबल, हैशिंग का कॉन्सेप्ट इसमें देखेंगे, ठीक है। हैशिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, प्रायोरिटी क्यू जिसको हम लोग हीप भी बोलते हैं, ठीक है। तो हीप को हम लोग प्रायोरिटी क्यू बोलते हैं, ठीक है। हीप का इम्प्लीमेंटेशन बहुत सारी लैंग्वेज में प्रायोरिटी क्यू से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्री देखने वाले हैं, ग्राफ देखने वाले हैं, है ना। ग्राफ क्या होता है, ट्री क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं इन सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने का। उसके बाद हम लोग एडवांस डेटा सेट देखने वाले हैं, जैसे कि ट्राई क्या होता है ना। ट्राई को हम लोग प्रीफिक्स ट्री भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेनविक ट्री को हम लोग BIT बोलते हैं। BIT का मतलब होता है बाइनरी इंडेक्स्ड ट्री, ठीक है, बाइनरी इंडेक्स ट्री, ठीक है। फेनविक ट्री देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेगमेंट ट्री सेगमेंट ट्री में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना। पॉइंट अपडेट क्या होता है, रेंज अपडेट क्या होता है ना। पॉइंट अपडेट, रेंज अपडेट, है ना, अपडेट, लेजी इवैल्यूएशन,
ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे और बहुत ही डिटेल में देखेंगे, आपको मज़ा आ जाना है, आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट का यूज़ क्या होता है, ठीक है, क्या क्या तरह के डिसजॉइंट सेट होते हैं, ठीक है। इसमें पाथ कॉम्प्रेशन क्या होता है, पाथ कॉम्प्रेशन क्या होता है ना। इसमें यूनियन फाइंड मेथड क्या होता है ना, यूनियन फाइंड मेथड क्या होता है, क्या क्या तरीके से हम लोग यूनियन कर सकते हैं। तो यूनियन बाई रैंक है ना, यूनियन बाई रैंक, उसके बाद यूनियन बाई साइज़ है ना। ये सारे तरीके से हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से डिकोड करने वाले हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स क्या होता है, एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है यूज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम और परफॉर्म ए टास्क, ठीक है। एल्गोरिथम इंस्ट्रक्शन होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, ठीक है। जैसे कि अगर आपको कोई एरे ऑफ नंबर या लिस्ट ऑफ नंबर है, उसमें आप कोई सर्च करना है, कोई वैल्यू एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो एल्गोरिथम ये होगा कि आप जो डेटा स्ट्रक्चर है लाइक लिस्ट, उसको आप आइट्रेट करो, हर एक एलिमेंट के पास जा कर के देखो और देखो कि क्या वो नंबर x के इक्वल है। अगर वो नंबर x के इक्वल है तो आप रिटर्न कर दो ट्रू, नहीं तो रिटर्न कर दो फॉल्स। तो एल्गोरिथम जो होगा ना, इंडिपेंडेंट ऑफ एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। लेकिन एल्गोरिथम को आप मशीन में रन नहीं कर सकते हो, एल्गोरिथम इंसान समझता है, इंसान को समझने के लिए एल्गोरिथम बना है। एल्गोरिथम को कंप्यूटर नहीं समझेगा, कंप्यूटर समझेगा प्रोग्राम। तो हम लोग एल्गोरिथम का प्रोग्राम लिखेंगे और वो प्रोग्राम कंप्यूटर पे रन करेंगे, डायरेक्टली एल्गोरिथम कंप्यूटर पे रन नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें हम लोग क्या क्या एल्गोरिथम्स देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे सर्चिंग एल्गोरिथम, ठीक है, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च। उसके बाद देखेंगे सॉर्टिंग एल्गोरिथम, जितने भी तरह के सॉर्टिंग होते हैं, बबल सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, सेलेक्ट सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सारे सॉर्ट देखेंगे। उसके बाद देखेंगे हम लोग ग्रीडी एल्गोरिथम्स, ग्रीडी एल्गोरिथम क्या कहता है, किस केस में ग्रीडी एल्गोरिथम यूज करते हैं, ठीक है, क्या क्या ग्रीडी एल्गोरिथम्स होते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिथम, देखेंगे क्या होता है, किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, इसका बेनिफिट क्या होता है, किस केस में ग्रीडी यूज़ करते हैं, किस केस में डिवाइड एंड कॉन्कर यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग एल्गोरिथम क्या होता है, डायनेमिक, ये हम लोग कैसे पता करेंगे कि कहाँ पे डायनेमिक प्रोग्रामिंग लगेगा, कहाँ पे डिवाइड एंड कॉन्कर लगेगा, कहाँ पे ग्रीडी लगेगा, है ना। हम लोग पूरा रिलेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है। जब डीएसए डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर्स का रिलेटिव स्टडी करेंगे, जब एल्गोरिथम पढ़ेंगे तो एल्गोरिथम का रिलेटिव स्टडी करेंगे, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रिकर्सन क्या होता है, बैक ट्रैकिंग क्या होता है। तो रिकर्सन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। रिकर्सन अगर आपका अच्छा है तो आप दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर इंटरव्यू या AIML इंटरव्यू आप क्रैक कर सकते हो। तो रिकर्सन को हम बहुत अच्छे से देखेंगे, बहुत फंडामेंटल से देखेंगे, मज़ा आने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ट्री और ग्राफ का ट्रैवर्सल क्या होता है, BFS DFS ट्रैवर्सल होता है, ठीक है। तो BFS का कहाँ पे BFS यूज़ करना है, कहाँ पे DFS यूज़ करना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। BFS में देखेंगे 01 BFS क्या होता है, 01 DFS क्या होता है ना, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि MST क्या होता है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होता है, मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री क्या होता है, ठीक है। ये सारे हम लोग चीज़ों को देखने वाले हैं, ठीक है, क्या कंडीशन होता है MST होने का। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, ठीक है। मतलब कोई ग्राफ है आपके पास, नोड्स है, और किसी एक पॉइंट से सारे पॉइंट पे पहुंचने का, जाने का मिनिमम डिस्टेंस निकालते हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। इसमें क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, है ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री में क्या क्या एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ हम लोग देखेंगे। उसके बाद देखेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है, किसी भी नोड से किसी भी नोड पे जाने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो सकता है, ये हम लोग देखेंगे ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ में देखेंगे। ये सारे ग्राफ और ट्री के एल्गोरिथम्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिज क्या होता है, आर्टिकुलेशन पॉइंट क्या होता है, कैसे फाइंड करते हैं, लो नंबर क्या होता है ना, ये सारे चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग में पैटर्न कैसे मैच करते हैं, ठीक है। ब्रूट फोर्स अप्रोच क्या होता है, इसको ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, KMP एल्गोरिथम क्या होता है, ठीक है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको इतने डिटेल में सारी चीज़ों को समझाऊंगा कि इतने डिटेल में कोई भी कभी भी ट्राई नहीं किया समझाने का, ठीक है। मैं बहुत ही डिटेल में सारे DSA के टॉपिक्स में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो नॉट जस्ट इन पाइथन, अक्रॉस एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मैं ट्राई करूँगा अपना बेस्ट देने का, ताकि अगर आप ये सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करते हो तो आप दुनिया के किसी भी कंपनी का इंटरव्यू DSA राउंड अच्छे से क्रैक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं एल्गोरिथम और प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्या होता है, तो एल्गोरिथम होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर और सेट ऑफ रूल टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ठीक है।
और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन रिटन इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोरिथम को इंसान समझ सकता है, कंप्यूटर नहीं समझ सकता है। प्रोग्राम को कंप्यूटर समझ सकता है और ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर समझ सकता है। अगर आप सी प्रोग्राम को ले जा करके अपने पेरेंट्स को दो तो उनको समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर कोई ट्रेंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसको समझ में आ जाएगा। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि एल्गोरिथम जो होता है वो वेरी रीडेबल होता है, वो आपके पिताजी भी समझ जाएंगे, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर समझ नहीं पाएगा। लेकिन जो प्रोग्राम होता है वो कंप्यूटर समझ लेगा, आपके पिताजी नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वी डिसाइड द एल्गोरिथम देन वी राइट द प्रोग्राम, ठीक है। तो कोई भी जब प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, देखो सिंपल, डीएसए इज ऑल अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम। तो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग एल्गोरिथम सोचते हैं, ठीक है। बहुत सारे एल्गोरिथम हो सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। फिर हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम बेटर होगा इन टर्म्स ऑफ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। एक बार हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि एल्गोरिथम नंबर A2 इज बेटर देन अदर एल्गोरिथम्स, उसके बाद हम लोग उसका प्रोग्राम लिखने वाले हैं। और हमारे इस सीरीज में हम लोग पाइथन में प्रोग्राम लिखने वाले हैं, ठीक है, क्लियर है। अब आते हैं आगे। कंप्यूटर कैन ओनली एक्सिक्यूट द प्रोग्राम, इट कांट एक्सिक्यूट द एल्गोरिथम, ठीक है, ये हमने देखा समझा है, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर आपको बहुत मज़ा आया होगा और बने रहिए ये पूरे सीरीज़ में, और मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि आपका जो डीएसए है वो बहुत बेटर हो जाएगा, जो कि ये सीरीज़ स्टार्ट करने से पहले था, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें कि हम लोग देखने वाले हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो टिल देन बाय, हैप्पी लर्निंग।